लिए था। और एक ना आज सुबह से मैं डेली यहाँ पे 11 बजे आ जाता हूँ। तो में से कईयों को टॉपिक्स में कोई डाउट अगर है, कल भी मैंने आना है। कल शायद 11 बजे नहीं, मैंने 12 बजे यही होना है। अब में से एक दो को मैंने कहा भी है, जो आपको अभी तक पढ़ा है डाउट है, सर ये नहीं आता वो नहीं आता, 12 बजे कल 11th 12th वालों नहीं आना है। क्लियर? जिसको जो डाउट है, कहना था मुझे ये टॉपिक नहीं आया, समझ ये नहीं आया, जो आपका डाउट है चाहे 12 बजे कल आ जाना, क्योंकि कल मैंने सुबह पहले कहीं जाना है। 12 o'clock तक मैंने फ्री होके यहाँ आ जाना है। तो जिसको डाउट है 12 बजे कल आ जाओ। कल नहीं आ सकते, परसों मैंने अभी दो तीन को कहा 11 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, मैंने यही मिलना है तुम लोगों को। क्लियर? तो बबनी मुझे बस ये रहता तुम बच्चों को ना कोई डाउट ना रहे। और ये मत सोचना कि पहला महीना ऐसा है कि मुझे टेंशन है कि डाउट ना रहे, बाद में कहूँ मुझे क्या डाउट है तो अपने आप क्लियर कर लो, कभी भी नहीं। पूरा साल तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना है। जो तुम्हारे डाउट आ रहा है, टॉपिक नहीं क्लियर, मैं तो भूल भी गया था, भव्या मुझसे टॉपिक करके गया था, मैंने उसको फिर मैसेज डाल दिया, मैंने तूने लेक्चर छोड़ा आगे कर ले, फिर मैं भूल ही चुका था कि ये करके जा चुका है। क्लियर? दिमाग में इतना रहता नहीं, तो तुम्हारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर लो। आज इसीलिए ना मैंने आपको फिर एज अ टॉपिक मिस्टर का लॉजिक क्लियर किया था। मुझे तो शायद किसी के दिमाग में अभी भी इसका डाउट घूम रहा है, इसलिए दूर कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट चैप्टर के हमारे दो टॉपिक्स मेन रह गए, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक साथ में रह गया एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास। याद आपको स्टार्टिंग से कहा था हेनरीज लॉ, रॉयल्स लॉ और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल होल्ड गुड ओनली फॉर आवर आइडियल केसेस। ये सिर्फ आइडियल केसेस के लिए ठीक थी, बाकी के लिए क्या ये फेल कर जाते हैं। आज मुझे आपके साथ नया टॉपिक स्टार्ट करना था, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पता है क्या आपके सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव। मैंने यहाँ पर ना 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कॉलिगेटिव। पहला मैंने आपके साथ डिस्कस करना है यहाँ पर रिलेटिव, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन। अब वेपर प्रेशर को वीपी लिखकर छोड़ दो, अब इतना तो सबको क्लियर था। क्लियर? फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज आवर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर हमारे पास आएगी, दैट इज एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिख के छोड़ दूं चाहे बीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक फोर्थ आएगी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी डिटेल में। और तुम लोग सीबीएसई और कंपटीशन के उठाओगे ना, पता नहीं कितनी बार इनके न्यूमेरिकल्स या इन ये जो लास्ट 2 टॉपिक लिखे इनके ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बार रिवाइज कराओगे इस चैप्टर में कितने ग्राफ्स कर लिए? क्लियर? एक पहला किया था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स के बेस पे, गुड। सेकंड किया था रॉयल्स लॉ का ग्राफ फॉर आइडियल केस। और थर्ड कौन सा किया था, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो नेक्स्ट ग्राफ ना हमारा यहाँ पर आएंगे ये। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसके ग्राफ्स आएंगे, एलिवेशन और डिप्रेशन। इस साल या लास्ट ईयर जेई के पेपर में ना इन्हीं ग्राफ के क्वेश्चंस आए थे। तुम्हें ग्राफ बने थे, तुम्हें बताना था ये ग्राफ किसके लिए होल्ड गुड कर रहा है। अब देखो जो जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी, किसी को मेरे साथ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला याद नहीं करते, कोई लॉजिक्स बना लेते हैं ऐसे ना, इनमें बस मुझे लॉजिक्स एंड फॉर्मूला को याद करने का और कुछ नहीं। इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ना एक यूज था, वी कैन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ आवर गिवन सॉल्यूट। इन सारे फॉर्मूले को ना मैंने तोड़ ताड़ कर ऐसे पिक्चर में लाना है कि मोलर मास ऑफ आवर और सॉल्यूट कैन बी फाउंड आउट। तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखो जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों ने कर रखा था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 की थी। ये प्रॉपर्टी की थी x2 के बेस पे। मुझे एक बार रिवाइज कराओगे? यहाँ पर आदि ने तो ये टॉपिक नहीं किया, बाकी अब सबने ये लेक्चर लगाया था, तो मुझे बताओगे यहाँ पर पी नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ये पी एस क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और ये बेसिकली क्या था, जब डिवाइड किया पी नॉट तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया था।
एक कंसेप्ट तो ये, मुझे ये भूल गया ये किसकी मोल फ्रैक्शन थी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? गुड, मीन्स याद था, टू स्टैंड फॉर सॉल्यूट और वन क्या था, सॉल्वेंट। तो एक प्रॉपर्टी ये आ गई। ऑस्मोटिक प्रेशर का ना मुझे ध्यान में रिलेशन क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई स्टैंड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर और सी आ जाएगा मेरे पास कंसंट्रेशन, आर 11th में किया था गैस कांस्टेंट, और टी क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेम्परेचर। सेकंड ये रिलेशन आ जाएगा। थर्ड मैं लिख कर बैठा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और साथ में इधर क्या आ जाएगा, एम। याद है एम कर रखा था मोलैलिटी के बेस में, क्लियर। ऐसे ही जो डिप्रेशन का होगा इसका रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा टी एफ। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, के एफ कॉन्स्टेंट, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, एम। ये आ गए, क्लियर। अब याद है एम क्या था, मोलैलिटी, और सी मेरे पास क्या थी, कंसंट्रेशन। आज सबसे पहले डिफाइन करें ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था क्या, क्योंकि सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन क्या आएगा, वाई दीज आर नोन एज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम क्यों दिया है। तो पहला देखो, जब ये पार्ट है, ये पार्ट, ये बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग हो गया। ये जो पाई लिखकर बैठा था ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ये जो मैं डेल्टा टीबी लिखकर बैठा था ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ जाएगा। ये जो डेल्टा टीएफ लिखकर बैठा था ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो घर में कह सकता था ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब तुम लोग बताओ सी क्या था, क्या थी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट मींस ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब डेल्टा टीबी तुम लोग बताओ छोटा एम क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिजोल्व क्या था, पर किलोग्राम। तभी ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या थी, दीज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ सोल्यूट कंसिडर नहीं किया। दीज प्रॉपर्टीज आर कलेक्टिवली नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। जो प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करे ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज नोन एज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीबीएसई में सबसे आसान क्वेश्चन ये आ रखा है, वाई दीज आर नोन एज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपने कुछ नहीं करना, बस ये एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सप्रेशन लिख के कर दो, सिंस दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट। ये नेचर ऑफ सोल्यूट का डिपेंडेंट नहीं है कि सॉल्वेंट में जाकर टूटेगा या एसोसिएट होगा या क्या। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था ऑल दीज होल्ड गुड ओनली फॉर आइडियल केस, ये सारे केस आइडियल के लिए थे। पीछे न्यूमेरिकल देखो जितने किए, हेप्टेन ऑक्टेन, बेंजीन टॉल्विन, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, मैंने सारी चीज़ें ऐसी ली है जो आइंस में टूट ही नहीं रहे थे। अब तुम लोग बताओ सिंपल सा, मैंने NaCl का कंसिडर किया, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी NaCl, चलो गुड। अब आप कंडीशन लगे लगाने, आपने क्या कहा, खन्ना कंडक्ट करेगा जब वो किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में। तो मीन्स आपने NaCl को डिजोल्व किया वाटर में, तो जब वो डिसोशिएट करने लगा। पर मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया, ये प्रॉपर्टी क्या था, दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट की प्रॉपर्टी पे नहीं डिपेंड करता कि वो बीच में जाकर सोल्यूशन के टूटेगा या एसोसिएट होगा। इसलिए इसमें ड्रॉबैक ही इसकी डेफिनेशन में था, क्योंकि हर कोई चीज़ जब वो एसोसिएटेड नहीं रहेगी। हाँ मैंने बेंजीन को डिजोल्व किया वाटर में, वो एज सच रह गया, बेंजीन एज सच रह गया। पर जब मैंने NaCl को पानी में डाला, मैंने डाला तो उसका 1 मोल, और याद है NaCl टूट कर कर देगा 1 मोल ऑफ Na प्लस और 1 मोल ऑफ Cl माइनस, वहाँ पे तो मोल्स चेंज हो जाएंगे। दैट विल लीड टू आवर एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास, वो कंसेप्ट आएगा एबनॉर्मेलिटी। इसलिए ना हमारे ये 4 टॉपिक अदर, ये 4 प्रॉपर्टीज और जो एबनॉर्मेलिटी है वो आपस में रिलेटेड है काफ़ी हद तक, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो सिंपल सा डिफाइन किया दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट and are independent of the nature of solute, that how these break or get associated in given solvent, that is known as colligative property। अब बताओ colligative property की डेफिनेशन याद रहेगी। अब याद है अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता आपके साथ, पाई इज इक्वल टू CRT। मुझे तो देखो रट्टा लगा था कि इसको तोड़ ताड़ के ना मैंने मोलर मास फाइंड करना ऑफ आवर गिवन सोल्यूट। मुझे तो अभी लगा बताने, तो M इज इक्वल टू, मुझे तो ना रट्टा लगा हुआ था फॉर्मूला का DRT बाय पाई, इससे मैं मोलर मास फाइंड कर सकता था, क्लियर। पर मुझे ना सिर्फ यही रिलेशन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT, क्लियर, यही बस आता है। तो जब भी आप पूछ रहे थे C क्या था, कंसंट्रेशन, R 11th में किया था गैस कांस्टेंट है, और T क्या था, टेम्परेचर। अब मुझे ना ये फॉर्मूला भूल गया, पता नहीं खन्ना सर ने DRT बाय पाई लिखा था, पाई बाय DRT लिखा था,
या आर टी बाई डी पाई किया था, मुझे कुछ भी नहीं याद रहा, मुझे बस ये रिलेशन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो देखो मैं इसको अगर ब्रेक करूं, पाई इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन को क्या ब्रेक कर सकता था कृष्णा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, कर सकता था ब्रेक। अब शायद तुम में से कोई तो बता देगा नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखें ब्रेक करके, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास, और इधर वी और इधर आर टी घूम रहा है। यहाँ तक आगे एक छोटी क्लास से पढ़ा था मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, डेंसिटी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला टूट कर क्या दे देगा, पाई इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। तो आ गया ये रिलेशन, एम इज इक्वल टू डी आर टी बाई पाई। इसलिए तुम लोग किसी से भी ये चैप्टर पूछोगे, सबको ना चैप्टर का डाउट्स क्या आता है, न्यूमेरिकल्स बड़े हैं, फॉर्मूले बड़े हैं, फॉर्मूले बड़े नहीं थे, और तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना, उसी को पेपर में कन्वर्ट करते जाओ। और इसमें क्या सी आर टी तो सबको याद हो जाता है, इस वजह था खन्ना तो ये भी नहीं याद होता। तो मैंने इसको ऐसे याद करता था आर सी टी लिख के, मैं बड़े साल पहले जब नया नया पढ़ाता था इसको आर सी टी लिखता था, रूट कैनालिंग ऑफ टी से याद कर लेता था कि आर सी टी ऐसे याद रहेगा। तो तुम में से एक बार किसी ने कहा करना था रहने दो सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब, तो मेरे को याद करना है, किसी के पेपर में ध्यान आ जाए क्या था, तो मैं इसको आर सी टी लिख देता था। तो मैं से क्या सर ना सर रहने दो सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब। तो तुम्हें वो लॉजिक बनाना है कि एक फॉर्मूला आ जाए, पेपर में तोड़ ताड़ कर अपने आप डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये था न्यूमेरिकल्स का लॉजिक, क्लियर। और पता है क्या, अब मेरे साथ पढ़ते हो थोड़ा लॉजिक देखा मैंने, आपके साथ क्या करना है आज के लेक्चर में, ये दोनों क्लियर करनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके फिर इनके न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों में थिन लाइन डिफरेंस है डेल्टा टीबी और इनमें, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ के फिर इनके भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ना एक चैप्टर को मूव करने का कंसेप्ट रहेगा। आज मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज डिटेल में करनी है, क्लियर। तो क्या होगा, इनके आपके कंपटीशन तक क्वेश्चंस भी आते हैं, रीजनिंग के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी, और इनके ग्राफ पे या फिगर्स के कोई ना कोई क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो लिख लो फर्स्ट, what do you mean by colligative property? those properties those properties of ideal solution, those properties of ideal solution which depend which depend only which depend only on the number of which depend only on the number of particles of solute, number of particles of the solute dissolved dissolved in dissolved in definite amount dissolved in definite amount of solute dissolved in definite amount of solute and do not depend on the nature of solute and do not depend on the nature of solute and do not depend on the nature of solute are known as colligative properties are known as colligative properties. अब बताओ एटलीस्ट प्रॉपर्टीज क्लियर हुई मेरे साथ, क्लियर। आज करें फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पर कौन सा था, फर्स्ट रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही था। हाँ ये फॉर्मूला, ये बस आपको लॉजिक दिया तोड़ने का, आज अभी भी आ जाएगा लेक्चर जब करेंगे ना, ये आ जाएगा ब्रेकेज करने का। कर दो ऊपर।
अब देखो आज फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम लोगों ने कर रखी थी, याद है मैंने रिलेशन क्या कराया था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 था। आज ना इसके न्यूमेरिकल्स अभी और थोड़े से डिटेल आ जाएंगे। लास्ट टाइम याद है 2-3 बस न्यूमेरिकल्स कराए थे, इनके थोड़े से और न्यूमेरिकल आ जाएंगे। वो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार रिवाइज करा दोगे? अगर मैंने आपको यहाँ पर पूछा इस न्यूमेरिकल में फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैंने आपको इसमें पूछा फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने इसमें से क्या पूछ लिया आपसे? गुड। तब मैंने आपसे क्या पूछ लिया, पी नॉट माइनस पी एस। अगर मैं कहता फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो गुड, वो पक्का मेरे पास क्या था, 1 माइनस एक्स टू का कंसेप्ट आ गया। और जब मैंने ये पूछ लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो चाहे आप x2 बोल दो चाहे ये बोल दो, पी नॉट माइनस पी एस और पी नॉट, तीन चीज़ें थी। पर याद है जब मैंने ये रिलेशन कराया था तब मैंने आपको कहा क्या था, दिस होल्ड्स गुड फॉर आइडियल केस या फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तुम्हारे ना सीबीएसई के पेपर में एक आध बार वो फॉर्मूला यूज में नहीं आता, पर आता फाइंड एक्सप्रेशन विच होल्ड्स गुड फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर दो दैट इट होल्ड्स गुड फॉर एनी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे ना बस एक सिंपल सा डेरिवेशन करना था, रिलेशन which holds which holds good for which holds good for any concentration of solutions। और पता क्या, जैसे लास्ट से मैंने ये डेरिवेशन की थी, याद है तुम्हें बड़े मेथड आते हैं, मुझे तो ना जो बुक का मेथड है वो याद है, तुम लोग साथ ही करना सर, इतना क्यों घुमाई, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। मुझे सिंपल सी डेरिवेशन शो करनी थी, विच होल्ड्स गुड फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका ना न्यूमेरिकल कभी नहीं पढ़ा मुझे, क्या क्या को 22-23 साल हो गए, कभी नहीं देखा इसका न्यूमेरिकल आया हो। तो ये सीबीएसई में आपको डेराइव करना आ जाता है फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को फिर लिखा यहाँ पर, क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 था, x2। इसको मानते हो मैं यहाँ पर अगर दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकता था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 आ जाएगा, लिख सकता था इसको ऐसे। अब तुम्हारी बुक्स में ना आगे क्या किया, रेसिप्रोकेट दिस एक्सप्रेशन, रेसिप्रोकेट दिस एक्सप्रेशन। रेसिप्रोकेट मीन्स इसको उल्टा कर दिया। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर पी नॉट, नीचे मेरे पास पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन टू आ जाएगा, ये रेसिप्रोकेट करके। अब तुम सबका तो मैथ्स बड़ा अच्छा है, इसको मैंने ऐसे लिखा, पी नॉट, इधर पी नॉट माइनस पी एस। अब तुम लोग यहाँ पे मानते हो, मैं लिख सकता था 1 प्लस एन वन बाई एन टू, लिख सकता था, क्योंकि ये n2 कॉमन है तो ये 1 आ जाएगा, n1 बाई n2 लिख सकता था, लिख सकते थे। अगर ये लिख सकता था कोई तो मानेगा, इसको मैं और क्या लिख सकता था, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस। क्लियर, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, -1 इज इक्वल टू n1 बाय n2 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, ये भी लिख सकता था। अगर ये लिख सकता था, अब इसके बेस पे और अगर आगे ले जाओ इसे, तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे तो यही रह गया मेरे पास n1 बाय n2, ये तो मेरे पास भाई n1 बाय n2 रह गया। इधर नीचे का भी मुझे पक्का है, नीचे मेरे पास क्या रह गया, पी नॉट माइनस पी एस रह गया ऊपर, है ना, क्योंकि जब इसको लेकर गया माइनस पी नॉट कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर ऊपर क्या पी एस आ गया। इसलिए ना मेरे साथ डेरिवेशन, मुझे नहीं पता फिजिक्स में कैसे है, केमिस्ट्री में डेरिवेशन 3-4 ही है, 2 को इस चैप्टर में है, 2-3 आएंगे हमारे पास काइनेटिक्स में, तो वहाँ पे बस ऐसे सिंपल से कंसेप्ट अप्लाई करते जाएंगे और कुछ नहीं करते हम लोग। ये आ गया, आगे यहाँ तक तो, अगर यहाँ तक आ गया आदि, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, री रेसिप्रोकेट कर दूँ, इस एक्सप्रेशन को री रेसिप्रोकेट कर दूँ। अगर मैंने री रेसिप्रोकेट किया तो मेरे पास घुमा फिरा करके आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस
बाय पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 बाय N1 आ जाएगा ये फॉर्मूला N2 बाय N1। क्लियर। अब देखो नीचे कोई नेगलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां पे क्या था, हम लोग टर्म्स को नेगलेक्ट कर रहे थे। तुम में से एक ने क्या क्या करना था, सेम एक्सप्रेशन तो आ गया, ये सेम आया है। पहले नीचे क्या था, पी नॉट था, अब नीचे क्या आ गया मेरे पास, पी एस आ गया। तुम्हारे सीबीएसई में सिंपल सा ये रिलेशन पर ड्राइव करना आ रखा है कि शो दिस डेरिवेशन दैट हाउ विच होल्ड्स गुड फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ आवर सोल्यूशन। क्लियर, दैट विच होल्ड्स गुड फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ सोल्यूशन, ये सिंपल डेराइव करना आ जाएगा। नहीं तो न्यूमेरिकल्स में पहला फॉर्मूला ही यूज में है, हर बार फर्स्ट फॉर्मूला यूज में आएगा। अब बताओ कोई था मुश्किल ये रिलेशन ड्राइव करना? तो मैंने क्या करके, और जैसे मैं करता हूँ ना, तो भव्य आप बड़े बच्चे मुझे खन्ना सर मैथ्स मेरा वो ऐसे ऐसे कर दो वैसे कर दो, बड़े मेथड है इसको लाने के, बड़े मेथड है। कहता खन्ना सर री रेसिप्रोकेट क्यों करो, सीधा माइनस कर दो तब भी आ जाएगा, बड़े रास्ते हैं। पर था क्या, यहाँ पे नीचे घुमाकर अब पी एस आ गया, पी नॉट नहीं था, ये डिफरेंस आया और कुछ नहीं। और वहाँ पे याद है हम लोग नेग्लेक्ट करते रहते, यहाँ पे कोई नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, N2 और N1 दोनों आ गए। तो एक बार मुझे ध्रुव बस रिवाइज करा देना, ये N2 क्या था, N2 मोल्स किसके, गुड ऑफ सॉल्यूट। सेकंड ही बोलना क्यों, फिर न्यूमेरिकल में फंस जाएंगे। मोल्स किसके थे, सॉल्यूट के, और ये मोल्स किसके थे, ऑफ आवर सॉल्वेंट, करके सारा कंसेप्ट हो जाएगा अब तो। अब बताओ सबको ये पूरे डेरिवेशन क्लियर हुई कैसे थी, कर सकते थे। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी, ये सीबीएसई में बड़ी बार आई है। फाइंड एक्सप्रेशन विच होल्ड्स गुड फॉर एनी कंसिडरेशन। न्यूमेरिकल तुम्हें किसी बुक में भी नहीं मिलना इसका, किसी बुक में भी इसका न्यूमेरिकल नहीं दिया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन फाइंड करना आता है, न्यूमेरिकल जनरल फॉर्मूले पे ही आएंगे। क्लियर, तो फिर इसलिए मैंने करा दिया, क्या पता फिजिक्स में तुम्हारे भी ना कोई केमिस्ट्री में आ जाए, इसलिए ये पूरा रिलेशन ड्राइव करके शो कर दिया। अब बताओ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लियर हुई, और फिर देखो ध्यान से, N2 आ रहा है ऊपर, क्या था N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी भी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई दिस वाज आल्सो नोन एज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास क्या थी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। अब बताओ सबको क्लियर हुए एक्सप्रेशंस, हाँ जी पक्का, हाँ जी कृष्णा, कर लिया नोट ना सबने, आवान सबने। अब इसका दूसरा कौन सा आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ये कर लो नोट, इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा ना, इसके डेरिवेशन डेफिनेशन है ही नहीं ना हमारे पास, जनरल आ गया रिलेटिव लोअरिंग का, एक्सप्रेशन आ गया बस। क्लियर, वेपर प्रेशर किसी पेपर में आज तक नहीं, तानिश वेपर प्रेशर कभी नहीं आएगा डिफाइन करना, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कंसेप्ट था जिसको आगे न्यूमेरिकल में यूज लाना है बस। ठीक, अब बताओ पूरा ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, लिख लो पहले। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लिखी है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, उसको ना थोड़ा सा थ्योरी करने में बहुत टाइम लगता है, फिर बाकी का लेक्चर देखना सारा का सारा 30-40 मिनट्स न्यूमेरिकल्स में ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ना सीबीएसई के पेपर या कंपटीशन में कई बार ऑस्मोसिस के रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको बस कवर करना पहले। कर दूं, हाँ जी कर लिया सबने नोट, हाँ जी कार्तिक कर लिया सबने, कर दो ऊपर, हाँ भी सार्थक। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी लिखकर बैठा था, सेकंड वॉज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ना जैसे अभी तारिश आपके इनकी ना डेफिनेशन सारी लिखवा दूंगा, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पहले बस एक बार ना मेरे साथ ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ऑस्मोसिस क्या था और ये क्या था। क्लियर, अब तुम लोग बताओ, जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, क्लियर, तो जब आपसे मैंने वो कराया लास्ट टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल, याद है एक चीज पकड़ ली थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारा लेक्चर उस पर घुमाया। पता क्या, मुझे ये प्रेशर के ना जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर बड़े मुश्किल लगते हैं, बुक में तो समझ नहीं आता वर्डिंग क्या लिखे। तो मैंने ना, मुझे इसको समझाने से पहले एक प्रोसेस था डिफ्यूजन, और एक प्रोसेस हम लोगों ने बड़ी बार छोटी क्लास में नहीं पढ़ा, तो चलो मुझसे कर लेना, ऑस्मोसिस है।
एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस है। तुम लोग सोच कर आंसर देना। मैंने क्या लिया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें क्या किया, रॉयल इंक ऐड कर दी, चल पाक ब्लू इंक। वैसे आजकल तुम बच्चों तो सारे पेन दूसरे आ गए, किसी का क्या इंक जो है सारे जेल वगैरह। हमारे टाइम जब करते थे ना, रॉयल ब्लू इंक होती थी, चल पाक। तो मैंने उसका एक ड्रॉप इंक का ऐड कर दिया वाटर में, क्या होगा, क्या होगा, सारा का सारा सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। दैट वाज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन था। क्या हुआ, पूरा का पूरा जो मैंने ब्लू कलर का मार्क ड्रॉप ऊपर किया था, सारे पानी को उसने क्या कर दिया, ब्लू। दैट वाज आवर डिफ्यूजन। जैसे अभी तुम लोग जब तक नहीं आए ना, मैंने फ्रेगनेंस स्प्रे की थी, जब वो फ्रेगनेंस स्प्रे किया, वो भी डिफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा फ्रेगनेंस किया, पूरे एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तभी वहाँ पे क्या था, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू मैक्सिमम एक्सटेंट हो रहा था। देयर वाज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट वाज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर। अब तुम लोग बताओ, ऑस्मोसिस में मैंने क्या किया आपके साथ, ऑस्मोसिस में मैंने ये लिया, एक वेसल सा लिया। क्लियर। इसमें याद है क्या आ जाती थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस कहीं अगर 10th क्लास तक किसी ने पढ़ा है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट आता था। एक तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पर ना कर दिया प्योर वाटर। क्लियर, प्योर वाटर। इधर मैंने आपके साथ ना यहाँ पे चलो, इधर भी मैंने क्या, दोनों तरफ चलो प्योर वाटर था, दोनों तरफ प्योर वाटर था। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे इंक का ड्रॉप ऐड कर दिया इस पे। क्लियर। क्या होगा, पूरा सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका क्या कलर डार्क रहेगा, इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, थोड़ा सा वाटर इधर उधर मूव करेगा। क्लियर। तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में मैंने डिमार्केशन कर दी। मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट के सोल्यूशन में क्या ले आया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पिक्चर में आया, अब वहाँ पे क्या, मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। तो तुम लोग ना हमेशा एक चीज याद रखना, ये बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखते हैं ना, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या अभी मैंने जब डिफाइन वगैरह करना है, आपकी भी एक स्टेटमेंट लिखते लिखते छुट्टी हो जाएगी। तो बुक्स में इसको शॉर्ट फॉर्म क्या दे दिया हम लोगों ने, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको एसपीएम वर्ड दे रखा है। तो क्या था, अब मैंने दो चीज़ों को मिक्स फिर करना है, पर मैं बीच में क्या ले आया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट अब यहाँ पर होमोजेनिटी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ मूव करेगी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो पता क्या, जब भी तुम्हें ऑस्मोसिस का कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आए, बस एक चीज़ ध्यान रखना, वी ऑलवेज कंसिडर movement of, we always consider movement of solvent molecules, we only consider movement of solvent molecules। यहाँ पे solute के molecules कभी move नहीं करेंगे। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें होल्स होते हैं। तो मैं अगर ये आर्टिफिशियल बना रहा हूँ, मुझे अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज पता है, तो मैं ऐसा इसका साइज करूंगा जिससे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसमें से पास कर सके, सॉल्यूट के कभी नहीं करेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हर बार जो पार्टिकल्स है, दैट विल पास ओनली ऑफ आवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट के कभी पास नहीं करेंगे। मुझे ना जब भी इसका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, मुझे कुछ नहीं ध्यान रहता, मैं बस देखता हूँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ होगी। और मानते हो, जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बैठे हैं और जहाँ पर कम है, उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ताकि क्या आ जाए, दोनों में इक्वलिटी आ जाए। लॉजिक ही ये था, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। पर मैंने क्या बोला, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मैंने सोल्यूशन की बात भी नहीं की। जब भी मैंने ऑस्मोसिस को कंसिडर करना है या रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, वी जस्ट लुक फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मैं सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का ध्यान रखूंगा, सोल्यूट से मुझे कोई लेन देन नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ना मेम्ब्रेन मैं बना रहा हूँ, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी है और एक हमारे पास क्या था, नेचुरल भी था। नेचुरल मेम्ब्रेन अगर सबसे आसान किसी ने स्कूल में कराया, अनियन है, उसको कभी उसका ऊपर वाला पोर्शन पील ऑफ करो। क्लियर। उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन आती है, जो बायो के स्टूडेंट है उन्होंने तो पक्का किया होगा, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, दैट सर्व्स एज आवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो बिल्कुल ऊपर फाइन लेयर है, दिस आल्सो बिहेव्स एज आवर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या फिर क्या था, मुझे अपने सॉल्यूट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मालूम है, मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन खुद बना लूंगा, किसकी, सिलिका जेल की। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में खुद सिलिका जेल यूज करते थे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल के ना पार्टिकल्स होते हैं, उनको पहले पोरस कर दिया तो साइज बढ़ा, अपने पार्टिकल का साइज देखे ना, उसकी हम लोग पोरोसिटी कम करते रहते हैं, उसको प्रेशराइज कर देते हैं। प्रेशर करके उसका जो पोर का साइज पहले इतना था, उसको छोटा कर दूंगा। ऐसे हम लोग इनके साइज को कंट्रोल कर सकते थे। तो अब बताओ, पहले एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट क्लियर हुआ।
एक को ना अभी भी था, खन्ना सर डेफिनेशन तो अभी दोनों लिखवा दूंगा, डिफ्यूजन की भी और ऑस्मोसिस। एक को अभी भी था, खन्ना सर कुछ नहीं समझ आया, आपने ऑस्मोसिस क्या समझाया है। तो मैंने ना आपके साथ एक एग्जांपल कंसिडर किया इसका। मैंने ये वेसल ले लिया, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, इसको लिख दूं SPM। अब मैंने यहाँ पर ना दो सॉल्यूशंस कंसिडर किए इस लेवल तक। क्लियर। सपोज मैंने यहाँ पर आपके साथ ले लिया प्योर प्योर डिस्टिल्ड वाटर। मैंने यहाँ पर आपके साथ कंसिडर किया प्योर डिस्टिल्ड वाटर, और यहाँ पर मैंने आपके साथ ले लिया सोल्यूशन ऑफ CuSO4। यहाँ पर CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया। क्लियर। और मुझे ध्यान में था इसका जो कलर है, इसका कलर क्या था, ब्लू है। याद है, ये तो स्कूल में 11th का पहला प्रैक्टिकली ये कराया होगा स्कूल में, इसलिए मैंने कॉपर से कराया होगा पक्का। ब्लू विस्ट्रॉल लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, ब्लू कलर नहीं बन जाता था सारा। अब देखो, जब मैंने डिफ्यूजन बोला था, डिफ्यूजन में क्या होता, ग्लास ऑफ वाटर था, उसमें मैंने एक ड्रॉप डाला था इंक का ब्लू, सारा पानी ब्लू हो गया था। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है। क्लियर। और मैंने इधर ले रखा डिस्टिल्ड वाटर, और बीच में क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पहले तो सिंपल बताओ, ये पूरा ब्लू हो जाएगा? नहीं होगा ना। चलो गुड, मीन्स लॉजिक एक तो क्लियर हुआ। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर होगा क्या, जब मैंने ये प्रोसेस किया, किस में लेवल बढ़ेगा, इसमें लेवल बढ़ेगा या इस कंपार्टमेंट में लेवल बढ़ेगा, ए में लेवल बढ़ेगा या यहाँ पर बी में बढ़ेगा? है ना। गुड, फिर मेरा लॉजिक क्लियर हुआ कि मैंने आपको क्या कहा था, मुझे कुछ नहीं आता ऑस्मोसिस का, मुझे एक चीज पता है, वी कंसिडर मूवमेंट ऑफ आवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मैं हर बार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट करूंगा। तो ये प्योर वाटर था, दैट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, सबसे ज्यादा है। और जब ये कॉपर सल्फेट है, दैट इसमें वाटर कंटेंट्स क्या थे, कम है। इधर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो भी पक्का है मेरा वाटर इधर भागेगा। अगर इधर भागेगा तो गुड। एक ने मुझे बोला, खन्ना सर ये पहले कलर क्या था, डार्क, धीरे धीरे लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा ये कलर। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या वाटर इधर आने लगा, ये ब्लू कलर कभी नहीं आएगा। तो मीन्स हुआ क्लियर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस। हाँ जी, क्योंकि मैंने पहले कहा ये अलाउ क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर ज्यादा बैठे थे, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो अभी मुझे इक्विलिब्रियम पे मत लेकर जा, सिर्फ ऑस्मोसिस समझाने दे। तो ऑस्मोसिस में क्या था, जब इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर क्या लो, तो सोल्यूशन इधर भागेगा। अगर वो सोल्यूशन इधर भागेगा तो इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो ये डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, वो मानते हो इसका कोई कलर चेंज नहीं आएगा। अब बताओ, अब ऑस्मोसिस क्लियर हुआ सबको? मुझे तो अभी पसीना आ रहा है इतना। ये इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक। अब देख, यहाँ पर एक कंसेप्ट आया, किसी को यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले तो ये बता दो क्लियर। अब इसका गंदा सा केस ले, मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि मैंने क्या समझाया। एक गंदा सा केस और करे। अब मैंने आपके साथ यहाँ पर फिर कंसिडर किया, अब आराम से एक्सप्लेन करना मुझे। यहाँ पर फिर मैंने क्या ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब फिर मैंने यहाँ पर दो सॉल्यूशंस कंसिडर किए। एक तरफ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन। एक बार मैंने कर दिया कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट, और एक बार मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर। अब आराम से सोचकर आंसर देना, ये कंपार्टमेंट ए था और ये कंपार्टमेंट क्या था, बी है, किस में लेवल बढ़ेगा? शुक्र है अगर ए में काम नहीं, फिर तो मेरा सारा लॉजिक क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट था। अगर डाइल्यूट है दैट मीन इसमें कॉपर सल्फेट कम और पानी क्या था, ज्यादा है। ये कंसंट्रेटेड है, दैट मीन इसमें पानी क्या था, कम है। इसलिए ना मेरा आज के लेक्चर का एक ही लॉजिक था, जहाँ पे तुम्हें ऑस्मोसिस का कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आ जाए, जस्ट लुक फॉर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को देखो कहाँ से भाग रहा है। तो जब ये डाइल्यूट था, डाइल्यूट का मीनिंग क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट कम और पानी क्या ज्यादा। और ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है तो मीन्स इसमें पानी क्या था, कम है। तो पानी ने कहाँ से जाना था, फ्रॉम हाई टू लो। तो पक्का है मेरा वाटर इधर आएगा। अगर इधर आएगा, मानते हो लेवल ऑफ दिस कंपार्टमेंट विल इंक्रीज।
ये लेवल बढ़ जाएगा और कलर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डार्क, और ये लाइट होने लगेगा। क्लियर? तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे इस टॉपिक के। अब मेरे ख्याल सबको दो टर्म्स तो क्लियर हुई, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, दोनों टर्म्स तो क्लियर। अब लिखवा सकता था दोनों की डेफिनेशन, डिफाइन कर सकता था, पेपर में आया नहीं आज तक, कभी नहीं आया डिफाइन करो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, पर इनका जो थिन लाइन डिफरेंस है मुझे वो क्लियर करना था। तो आदि क्या था, जब मैंने डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं थी, क्लियर, पर हमारे पास क्या था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ऑस्मोसिस में। हमारी बॉडी में नहीं है किडनी का काम, यही नहीं है, किडनी जो वाटर को, जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, वो भी ऑस्मोसिस के बेस पे ही है। देखा नहीं, हमारी बॉडी में कोई स्पेयर पार्ट नहीं है ना, एक सिर्फ किडनी है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि अगर किडनी हमारी एक खराब होगी तो सेकंड जो स्टैंड बाय है वो साथ ही पिक्चर में आ जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर क्या मेरी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाए तो बॉडी में तो सारी इन्फेक्शन हो जाएगी। भगवान न करे किसी के घर में अगर कोई है जिनके दोनों किडनीज डैमेज हो जाए तो उनको क्या वहाँ पे डिफ्यूजन वो नहीं करानी पड़ती, फिर उसके डायलिसिस नहीं करानी पड़ती, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट है किडनी का। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। और जो जो डायलिसिस होता है ना, वो बेसिकली होता है रिवर्स ऑस्मोसिस कर देता है। जैसे अब आप कह रहे थे ना, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा वो मैं अंडर प्रेशर मूव कर दूंगा सॉल्वेंट को, इम्प्योरिटीज को ब्लड से खुद ही बाहर कर दूंगा बाय आर्टिफिशियल मेथड, वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। क्लियर? अब बताओ मेरे साथ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों टर्म्स क्लियर हुए? क्लियर? तो पता क्या, अभी ये दोनों फिगर बना लेना, पहले डिफाइन कर दूं व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। तो मुझे डिफ्यूजन की ना डेफिनेशन लिखवानी नहीं आ रही, तुम लोग बता दो कि क्या डिफाइन करें डिफ्यूजन को। डिफरेंस करके लिख लो या डेफिनेशन लिख लो। क्लियर? एंड होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ दीज टू टेक्स प्लेस, तो लिख लो डिफ्यूजन, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, when particles of solute and solvent mix, when particles of solute and solvent mix to form homogeneous mixture, to form homogeneous mixture, then when the particles of solute and solvent mix to form homogeneous mixture, then process is known as diffusion, then process is known as diffusion। और उसका क्या आ गया ऑस्मोसिस का, द नेट, ये लिख लेना, डेफिनेशन मुश्किल लगेगी फिर रिपीट कर दूंगा सारी। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecules, of solvent molecules from solvent to solution, from solvent, net spontaneous flow of solvent molecules from solvent to solution or from solvent to solution or from less concentrated or from less concentrated solution or from less concentrated solution to more concentrated solution, from less concentrated solution to more concentrated solution through, क्या था, through SPM, semi permeable membrane, through semi permeable membrane is known as, through semi permeable membrane is known as, क्या नाम दे दिया, osmosis, is known as osmosis। हाँ जी, अब बताओ सबको ये डायग्राम के बेस पे क्लियर हुआ? अब तुम बच्चे ना मुझे साथ ही एक आध डाउट पूछ लेते हैं। मैंने याद है अभी सॉल्वेंट की मूवमेंट क्या कही थी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, पर मैंने किसकी बोली थी, सॉल्वेंट की। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया, फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड टू मोर, यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने लेस कंसनट्रेटेड कहा है तो दैट मीन उसमें वाटर कंटेंट्स क्या थे, ज़्यादा थे, और जो कंसनट्रेटेड है उसमें वाटर कंटेंट्स क्या थे, कम थे। ये था इसका लॉजिक। अब बताओ सबको डेफिनेशन क्लियर हुई? और ये ना अपने पास, अब आप ये स्टेटमेंट लिख कर रख लो,
ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वी ऑलवेज कंसिडर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर। और अगर ये फिगर्स भी बना के रखने हैं, ये रख लो, ये वाले दोनों फिगर्स। क्लियर। कृष्णा पढ़ा जाएगा, छोटा कर दिया बिल्कुल मैंने, पढ़ा जाएगा धुन। अब बताओ सबको सिंपल कंसेप्ट क्लियर हुआ या कोई कंसेप्ट में डाउट? हाँ जी, किसी को क्लियर? हाँ जी धुन क्लियर? तानिश आदि, ये टॉपिक नया है, इससे पुराने से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो क्लियर? सार्थक अगर ये क्लियर है, ये बना लो पहले फिगर, फिर इसको करते हैं और आगे। हाँ जी वाने क्लियर यहाँ तक? अब क्या हो, तुम्हारे पेपर में ना किसी ने मुझे क्या कहा, ये डिफरेंस तो आज तक नहीं आया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और ये फिगर जो मैंने बनाया ना, ये समझाने के लिए थे आपको। और यहाँ पर बस ये वर्डिंग लिख लेना, डाइल्यूट सॉल्यूशन था और इधर क्या था, कंसंट्रेटेड है, इसलिए मैंने एरोज शो कर दिए, इनके एरोज शो। अब पता क्या हुआ तुम्हारे जेई के पेपर में या एमसीक्यू में क्वेश्चन इसका कैसे आ गया, उनमें ये फिगर तो मैंने समझाने के लिए किए थे, उन्होंने एक फिगर दे दिया पेपर में, कर दो ऊपर, कर लो। समझ आ गया टॉपिक पूरा? क्योंकि अब इनके ना रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर लेने थे, तो ये पहले ही तुम्हारे पेपर में डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या होगा इस डायग्राम में। कर दो ऊपर? हाँ जी सबने कर लिया आदि? अगर अब यहाँ तक क्लियर है, अब तुम्हारे पेपर में ना ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैंने आपको ये दे दिया, यहाँ पर मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, एसपीएम। क्लियर। यहाँ पर मैंने इनके ना वेंट पॉइंट्स दिखा दिए, यहाँ पर मैंने इनके वेंट पॉइंट्स दिखा दिया। फिर तुम में से ना लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट करना सर, ये तो आपके एंड क्लोज है, ये मैंने एंड्स यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये वेसल ले लिया मैंने, एक वेसल ले लिया, वेसल में मैंने ये इनके वेंट पॉइंट्स बना दिए, मैंने इन दोनों में सॉल्यूशंस कंसिडर किया है। क्लियर। सेम सॉल्यूशन था, एक ही कंसेशन दे दी C1 और एक ही कंसेशन दे दी C2, ये दोनों की कंसेशन दे दी आपको, और यहाँ पे टिप क्या दे दिया, जो C2 है दैट इज ग्रेटर देन C1। दोनों सेम सॉल्यूशन थे पर कंसिडरेशन अलग अलग थी, एक C1 कर दिया, एक क्या कर दिया C2। ये C1 और C2 आपको टिप दे दिया, C2 का क्या कंसेशन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, और आपको कंपटीशन में कोई या सीबीएसई में एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या डाल दिया, ए और बी, ये कंपार्टमेंट्स आगे, विच कंपार्टमेंट विल ओवरफ्लो, कौन सा कंपार्टमेंट ओवरफ्लो करेगा, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। C2 क्या था, ग्रेटर, C2 ग्रेटर है, अगर C2 ग्रेटर है तो दैट मीन यहाँ पे पक्का है C1 की कंसेशन कम है, अगर कम है तो दैट मीन बेसिकली ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये कंसंट्रेटेड हो गया। और मैंने तुम्हें एक टिप दिया था, हर बार मूवमेंट किसकी होती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या थे, ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो मेरा सॉल्यूशन इधर रन करेगा, तो दैट मीन पक्का है ये कंपार्टमेंट बी जो है ओवरफ्लो कर जाएगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, किसी पेपर में आज तक नहीं आया डिफाइन ऑस्मोसिस, कभी भी नहीं आया, पर ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तुम्हारे सीबीएसई में भी, और जेई में सबसे आसान क्वेश्चन यही आ रखा है, सोल्यूशन दे दिए, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। इसलिए फिर आज का एक लॉजिक था, लेसर इज द जो मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वी जस्ट कंसिडर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और वो कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम हाई कंसिडरेशन टू लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, मैंने कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात भी नहीं की। क्लियर। तो जब ये था C2 क्या हो गया, ग्रेटर है, तो मीन इधर पानी ज्यादा है, अगर पानी इधर ज्यादा है तो पक्का है दैट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन,
अब बताओ पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? क्लियर? सॉल्वेंट मूव करेगा, जहां पे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हाई है वो हाई से लो आ जाएगा। ठीक, क्लियर सारा ये टॉपिक? हाँ जी क्लियर। अब यहाँ पर ना मैंने आपसे नेक्स्ट टॉपिक कर दिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ना हमारे पास दो है, एक इधर मैंने लिख दिया इधर और एक इधर। एक हमारे पास आएगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सो ऑस्मोसिस, एक आएगा एक्सो ऑस्मोसिस। ये कहोगे ना, अभी इनकी भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा एक्सो और एंडो की, पहले बस समझ लो एक्सो, और यहाँ पर सेकंड मैंने लिख दिया एंडो ऑस्मोसिस, लिख दिया एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर? तो देखो इनको डिफाइन करना आसान नहीं हो जाएगा। एक्सो मीन्स आउट, एग्जिट। तो एग्जिट में मैंने ना ये फिगर ऐसे बना दिया है, ये लाइन ड्रॉ कर दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मैंने कर दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बोला क्या वर्ड यहाँ पे क्या रहा है, एक्सो एग्जिट, एग्जिट दैट मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउट फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कर सकता था एक्सो ऑस्मोसिस को डिफाइन सिंपल, अभी लिखवा दूंगा, अगर कहोगे ना डेफिनेशन लिखवा दूंगा। एक्सो ऑस्मोसिस एक्सो एग्जिट था, तो क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउट फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब दूसरा क्या लिखकर बैठा हूँ, एंडो, ई एन, ई एन मीन्स अब एंटर। अब मैंने क्या कर दिया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, यही हो गया। अब तुम में से एक समय पता है क्या, जब मैंने ये फिगर बनाया तो एक समय मुझे कह नहीं सकता खन्ना सर मैं तो इसको आउट मानूंगा सेमी परमेबल, इसको मानूंगा इन, इससे तो कभी समझ आएगा ही नहीं। इसको एक्सप्लेन क्या करना पड़ेगा एग्जाम्पल के बेस पे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्या किया था, ये मूव इनटू किया था, ये किया था मूव आउट। तुम लोगों ने मुझे उल्टा बोल दिया, नहीं सर ये मैं कहूँगा ये मूव आउट है, ये मूव इन है, मीन्स इससे तो ये समझ नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन क्लियर किया, एक्सो क्या था और एंडो क्या था। तो एक में क्या था, मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक में क्या था, मूव आउट फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मुझे बस ये लॉजिक ये क्लियर हुआ। अब ना मुझे समझ में नहीं आ रहा दोनों को समझाऊं कैसे। मैंने आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल्स कंसिडर किए, एक ये ले लिया और एक मैंने ये टम्बलर्स ले लिए, टम्बलर्स। इसमें मैंने क्या किया, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग का वाइट पोर्शन पील ऑफ कर दिया, उसका वाइट पोर्शन पील ऑफ कर दिया। तो देखा अगर वाइट पोर्शन पील ऑफ करो एक थिन लेयर आ जाती है। मेरे जैसे जब किया मैंने तो एग का बुरा हाल कर दिया पील ऑफ करने में, पर तुम लोग बड़े अच्छे थे, तुम लोगों ने आराम से वाइट पोर्शन पील ऑफ किया, तो उसके ऊपर एक थिन लेयर रह जाती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, एक बार बॉइल्ड एग को यहाँ पे डाल दिया प्योर डिस्टिल्ड वाटर, इसे मैंने यहाँ पर डाल दिया प्योर डिस्टिल्ड वाटर। एक बार मैंने क्या किया, यही बॉइल्ड एग, अब बॉइल्ड एग को मैंने इस बार डाल दिया इन NaCl सोल्यूशन, इसे एक बार मैंने डाल दिया NaCl सोल्यूशन, उसका वही वाइट पोर्शन पील ऑफ करके। क्लियर? अब तुम लोग देखो, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये जो एग है ये एग कर जाता है स्वेल अप, दिस एग स्वेल्स अप। क्लियर? और ये जो था दिस गेट श्रिंक, ये श्रिंक कर जाता है इन साइज में। क्लियर? तो अब पहले तो ये बताओ ये एग स्वेल क्यों कर गया, अब क्लियर हुआ कि नहीं लॉजिक? क्योंकि तुम बच्चे ना, जब मैं ये फिगर बनाता था, पक्का है कई साल पहले किसी ना किसी का हाथ खड़ा हो जाता था, करना सर ये क्या समझा रहे हो, मैं तो उल्टा कंसेप्ट बोलूंगा। इसलिए मैंने 7 एग्जांपल्स पकड़े। अब देखो तुम लोग 7 ही बोल पड़े, खन्ना सर ये एंडोऑस्मोसिस है। क्यों? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, बाहर क्या था, वाटर के कंटेंट ज्यादा थे, तो यहाँ पे पक्का है वाटर विल एंटर इनटू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो दिस एग विल स्वेल अप, ये क्या कर गया, स्वेल अप। अब जब मैंने इधर किया, मैंने इधर क्या किया, NaCl का सोल्यूशन, यानी अब बाहर वाटर कम है और अंदर वाटर कंटेंट्स क्या थे, ज्यादा है, तो यहाँ पे पक्का है दिस विल मूव आउट, यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल विल मूव आउट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पक्का है ये एग्जांपल किसका हो गया, एक्सो का, और ये एग्जांपल मेरे पास आ गया ऑफ एंडोऑस्मोसिस। CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट ऑस्मोसिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व व्हेन एग स्वेल्स अप या व्हेन एग श्रिंक्स इन साइज। आपको ऑस्मोसिस का टाइप पूछ लेते हैं।
क्लियर, उसका टाइप पूछ लेते हैं। इनके एग्जांपल्स की बड़ी लाइन है। मैंने क्या फ्रिज में वेजिटेबल्स रखे थे, वेजिटेबल्स, क्लियर, 10-12 दिन कहीं बाहर चले गए, जब आए ना वेजिटेबल पे सारे रिंकल्स आ गए। आपके मम्मा ने तो क्या किया, सारी वेजिटेबल उठाकर बाहर फेंक दी। खन्नजर कंजूस बड़े थे। मैं कहा इतनी महंगी सब्जी है, बाहर कहाँ फेंक रही है, ला दे मुझे सब्जी। मैंने सारी वो वेजिटेबल्स उठाई रिंकल वाली, उनको प्योर वाटर में डाल दिया, टैप वाटर में डाल के रख दिया, तो उन्होंने अपनी फॉर्म को रीगेन कर लिया। क्यों? है ना, बाहर क्या था, वाटर कंटेंट टैप वाटर में ज्यादा थे, और जब रिंकल्स आ गए मीन्स उसमें जो वाटर कंटेंट्स है वो सारे क्या हो गए थे, कम हो गए थे, वो फ्रीज हो गए थे। तो बाहर वाटर कंटेंट्स क्या थे, ज्यादा थे, वो एंटर कर गया, तो एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल आ गया। क्लियर, ऐसे एग्जांपल्स का ना कोई एंड ही नहीं है। अब मैं लगा, वैसे स्विमिंग मैं करता हूँ नहीं करता वो बात की बात, मैं स्विमिंग करने चला गया सी वाटर में। क्लियर, वैसे आती नहीं, पहुंच भी सीधा सी वाटर में गया। सी वाटर में जब मैंने आधा को घंटा किया स्विम, तो मेरी ना स्किन पे सारे रिंकल्स आ गए। क्यों? क्योंकि क्या था, कहने को तो बड़ा अजीब लगता है, सी वाटर में पानी कम था, मेरी बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि हम लोग सी वाटर का बिल्कुल देसी भाषा में बोले, क्या बोलते हैं, खारा पानी। खारा पानी मीन्स वहाँ पे क्या था, बाहर वाटर के कंटेंट्स कम थे, मेरी बॉडी में वाटर कंटेंट्स क्या थे, ज्यादा। मेरी बॉडी से वाटर सारा क्या निकल गया बाहर। अगर बाहर निकल गया, रिंकल्स आ गए। इसलिए जब तुम लोग जाते हो स्विमिंग पूल्स में, अगर मैं स्विमिंग पूल गया, जब जस्ट उसको क्लीन करके हटे थे, उसकी क्लीनिंग करके हटे थे, तो पक्का वो कहता है कि आफ्टर स्विमिंग टेक फ्रेश वाटर डिप, कि फ्रेश वाटर में डिप लो। क्यों? क्योंकि जब आपने ना स्विमिंग पूल में डिप लिया, अब उसमें थोड़ा बहुत तो क्लोरीन था, तो भाई बाहर क्लोरीन का वाटर क्या था, कम, तुम्हारी बॉडी में वाटर क्या था, ज्यादा, रिंकल्स आ गए। तो जैसे ही तुम लोगों ने टैप वाटर के नीचे स्टैंड किया, और टैप वाटर फिर तुम्हारी बॉडी में एंटर कर गया, तो ये एंडोऑस्मोसिस नहीं होगी? पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल पेपर में आ जाए, कौन सा। टैप वाटर में भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि टैप वाटर जो हमारा, अगर कमेटी का पानी आ रहा है, मैं बैठा हूँ कमेटी के पानी को साफ करने में, उन्होंने क्लोरीन ज्यादा डाल दी। तो कई बार मुझे पता है, हमारे घर में जब होता था ना, जब कमेटी वालों को वाटर आ रहा है, कई बार क्या होता था, सारी वाइट चेंज होती थी, पानी आना वाइट चेंज होता है, उसको रख दो थोड़ी देर, फिर वो वाइट से नॉर्मल हो जाता है। क्यों? मेरे जैसा वहाँ बैठा था, आधी नींद में था, क्लोरीन की गैस ज्यादा सप्लाई कर दी, तो क्या हुआ, वाटर कंटेंट्स उसने कम कर दिए। क्लियर, इसलिए इनके तो एग्जांपल्स का कोई एंड ही नहीं है। और एग्जांपल करना है, मम्मा यूटेंसिल्स वॉश करती है ना, यूटेंसिल वॉश किए, तो जब वो यूटेंसिल सपोज करो तुम लोग गलती से लगे करने का, काम वाली मेड आई नहीं, तुम लोग ये चलो मैं ही कर रहा था, मैं एक दिन काम वाली मैं यूटेंसिल लगा साफ करने, मेरी सारी स्किन पे रिंकल्स आ गए। है ना, क्यों आ गए रिंकल्स? क्योंकि क्या था, मेरी बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा था, और जो डिश का पानी मेरे से लग रहा है उनमें वाटर कंटेंट कम थे, मेरी बॉडी में से सारा वाटर क्या निकल गया बाहर, तो ये एक्सोऑस्मोसिस आ गया। इसलिए ना इन एग्जांपल्स का कोई एंड ही नहीं है, बस तुम्हें पेपर में स्ट्राइक कर दे मूवमेंट कैसे हो रही है। तुम्हारे सीबीएसई और कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है, एक्सो और एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस बताना है बस। और मुझे एक ही चीज ध्यान में है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आज आगे बुक्स में पढ़ोगे ना, ये एग्जाम्पल सबकी बुक में है, तुम्हारे पेपरों में है, किसी के स्विमिंग का आ रखा है, किसी का वेजिटेबल्स का आ रखा है, किसी का कौन सा एग्जाम्पल आ गया, पता नहीं कितने एग्जाम्पल बन जाएंगे। बस आपको लॉजिक क्लियर रखना है। क्लियर हुआ सारा? अब बताओ, अब आज का क्लियर हुआ सारा? मैं डेफिनेशन तो इनकी भूल गया। अब ऐसा करो, मुझे इनकी डेफिनेशन भूल गई, क्या लिखूं, एक्सोऑस्मोसिस और एंडो। बातें नहीं अधर, मेरे साथ बहुत लो बात, 1.5 घंटा मेरे साथ। अब मुझे ना इनकी डेफिनेशन भूल गई। कौन ट्राई करेगा? चल भविष्य ट्राई करेगा। मुझे इनकी डेफिनेशन भूल गई, तो मैं एग्जांपल देने बैठ गया, कभी स्विमिंग का, कभी कौन सा, मुझे डेफिनेशन भूल गई। इसको क्या डिफाइन करें एक्सोऑस्मोसिस को? है ना, पानी बाहर जाता है, तो उसको वर्डिंग क्या दे दूं, मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल टेक मूव आउट फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एंडो में क्या था, पानी के मॉलिक्यूल्स एंटर करके, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक्सो और एंडो आ जाएगा। तो लिख लो फर्स्ट एक डेफिनेशन, फर्स्ट, पहले चाहे एंडो ऑस्मोसिस लिख लो, ये पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर बना लेना फिगर्स इनके। फर्स्ट एक्सो की लिखवा रहा था, पहले एक्सो, व्हेन मेम्ब्रेन परमिट्स, when membrane means semi permeable membrane, SPM, when membrane permits the solvent molecules, permits
the solvent molecules to come out through semi-permeable membrane. To come out through semi-permeable membrane, it is called exoosmosis. It is called exoosmosis. क्लियर? और दूसरा क्या आ जाएगा? When is called exoosmosis. तो तानिश दूसरा क्या आ जाएगा? लिख दूं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. When semi permeable membrane permits solvent molecules to enter inside. When semi permeable membrane permits the solvent molecules to enter inside, then it is called endoosmosis. इसे तानिश जो डेफिनेशन आएगी ना, सबसे कह रहा हूँ, जहाँ पे जो आएगी मैं लिखवाता जाऊंगा, ठीक है? तो पहले एक बार एग्जांपल समझ लो, डेफिनेशन तो हम लोग खुद फिर बनाते जाएंगे. अब बताओ पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? अब पता क्या, इसके और एग्जांपल जो नहीं तो हर बार समझाता था, अगर किसी को अभी भी मुश्किल लगा, तुम्हारे तो अब देखो स्कूलों में क्या हो गया, बड़े और चीज़ें आ गई. हमारे टाइम में पता क्या होता है, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में और कुछ हुआ या नहीं, 2-3 मैजिक शो तो जरूर करा देते थे. अब तो तुम बच्चों को इधर उधर घुमाने ले जाते ना. हमारे टाइम में क्या होता था, स्कूलों में और कुछ हो रहा है या नहीं होना ना, मैजिक शो तो 10th तक 2-3 बार दिखा देते थे. और वो मैजिक शो करता क्या था, एक आ गया वो काला सा कोट सा डाल डूल कर और कैप कूप लगा ली, और वो क्या करता था, हमारे टाइम में जो मिल्क की बॉटल्स थी, मिल्क की बॉटल्स वो मोस्टली ऐसे होती थी, मिल्क बॉटल्स. उनका माउथ क्या होता था, वाइड. उनका माउथ वाइड होता था, और वो ना जादू करके लाया होता था. बॉटल है, उसमें वो क्या एग डाल के लाया होता था, और क्या होता था, एग स्वोलन इन साइज होता था. एग क्या होता था, स्वोलन इन साइज होता था. तो मीन्स एग यहाँ पे बड़ा साइज होता था, और ऊपर माउथ क्या होता था, छोटा. कहता था मैंने जादू कर दिया. तो मैं क्या बताओ, 10th तक तो हमें ये जादू दिखाते रहे. ये बेसिकली ऑस्मोसिस ही नहीं थी. क्या किया मैंने पहले दिन में, यार सुबह तो मैंने मैजिक शो करना था, रात को मैंने क्या किया, जो एग था पील ऑफ किया, उसको NaCl के सोल्यूशन में डिप कर दिया. क्लियर? NaCl का सोल्यूशन में डिप कर दिया तो स्क्वीज कर गया साइज में. जब स्क्वीज कर गया, मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया. अब स्क्वीज एग तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका माउथ क्या था, वाइड था. मुझे याद है ये बॉटल बड़ी होती थी. आजकल तो जो मिल्क बॉटल्स आ गई वो थिन है. पहले हमारे टाइम में इतने बड़े बड़े उनके मुंह होते थे. तो क्या था, मैंने उसे स्क्वीज करके इसमें डाल दिया. अब इसमें डाल दिया फ्रेश वाटर. तो जब तक मैं 11-12 बजे करने जाऊंगा मैजिक शो, इसमें अब फ्रेश वाटर डाल दिया था, तो वाटर एंटर कर जाएगा, ये एग स्वेल अप कर जाएगा. तो वो जादू दिखा देता था मैं कि ये जादू है जी, देखो मेरा एग जो है वो बिना ब्रेक किए मैंने उसको स्वेल कर दिया साइज में. वो स्वेल कुछ नहीं किया था, बेसिकली क्या था, उसने पहले कर दिया एक्सोऑस्मोसिस, फिर कौन सा कर दिया, एंडोऑस्मोसिस. और ये सारा कंसेप्ट किया था और कुछ नहीं किया. अब क्लियर हुआ सबको? ये प्लीज ना 2 एग्जांपल बनाकर रख लो अपने पास, एक एक्सो का और एक एंडो का, ताकि तुम्हें इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. कर लो ये दोनों. अब बताओ पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? क्लियर? अब मुझे क्या था, ऑस्मोसिस को लिखा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली भी क्या डिफाइन करूं, प्रेशर एक्सर्ट कर दूं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पे, सॉल्यूशन पे, ताकि सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल्स को और आगे ना मूव करने दूं. दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन लिखवा दूं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑस्मोटिक प्रेशर? हाँ जी, लिखवा दूं एक डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑस्मोटिक प्रेशर? और भविष्य इसको सिंबल हम लोगों ने क्या दे दिया, पाई. इसको सिंबल पाई. ठीक. अब लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑस्मोटिक प्रेशर. The minimum excess pressure, the minimum excess pressure that has to be applied, the minimum excess pressure that has to be applied on solution, that has to be applied on solution to prevent the entry of solvent molecules
to prevent the entry of solvent molecules into solution किससे थ्रू था? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, through semi-permeable membrane is known as क्या नाम दे दिया इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ पूरा थ्योरी का कंसेप्ट जो था या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई या कंपटीशन, क्लियर हुए? हाँ जी, पर ये ना अपनी बॉडी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किडनी का कैसे करूँगा, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं यूज लेकर आना है। पर चल गुड कि जैसे मर्जी रोक सकते थे, पर क्या था मैंने ये प्रोसेस को चलाना भी है तो मैंने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया इस पर, और अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, मैं खुद भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करा दूंगा कि नहीं? क्लियर? ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉजिक। अब किडनी का तो चल वो थोड़ा सा ना ये अच्छा है, चल मेरी भी बस हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते। हाँ चल अब करें आगे। ना ना वो दिमाग का भी बड़ा, ये बड़े जोक्स बने हुए हैं, तो कहता हाँ मेरी किडनी वीक है। क्लियर? तो चल क्लियर, किडनी मैंने यहाँ पहुँचा दी, किडनी यहाँ। चल करें अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो न्यूमेरिकल के दो फॉर्मूले मिल गए थे। कौन कौन सा फॉर्मूला मुझे मिला? इसका अगर पाई का लिखूं तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पर CRT आ जाएगा। अभी इसके सारे ब्रेकेज के कंसेप्ट दिए थे। अब मानते हो यहाँ पे आर के यूनिट्स तंग करेंगे हमें, तो इस चैप्टर में याद रखना ये सॉल्यूशंस का चैप्टर है। अगर सॉल्यूशंस का चैप्टर है तो यहाँ पर जो आर के यूनिट्स मैंने यूज में लाने 0.0821, साथ में क्या घूमेगा? लीटर एटमोसफेयर, और साथ में क्या घूमेगा आगे? मोल इनवर्स, और साथ में क्या होगा? के इनवर्स। या दूसरा यूनिट क्या घूमेगा? 0.08314 लीटर्स, इधर क्या आ जाएगा? बार, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स, साथ में क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा? के इनवर्स। सबसे ज़्यादा ना मैंने ये दो यूनिट्स यहाँ पर आर के यूज में लाने हैं। क्लियर? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशंस था, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हीट का कंसेप्ट आ जाएगा, वहाँ पे ये यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। तो तुम बच्चे ना जब भी टेस्ट चेक करता हूँ, कभी कोई 8.314, कभी कोई यूज, इनमें ये दो यूनिट्स आएंगे। अब सार्थक इतने बड़े यूनिट्स तो मुझे भी नहीं याद रहते, इसको लॉजिक दे दूं आपको। पीवी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता था? पीवी बाई एनटी लिख सकता था। मुझे यूनिट्स खुद नहीं मिल गए। वॉल्यूम किस में किया? लीटर में। प्रेशर किस में किया? एटमोसफेयर में। टेम्परेचर किस में किया? के इनवर्स, ऊपर चला गया। एन क्या था? मोल्स, वो भी ऊपर चले गए। तो मुझे ना इतने बड़े बड़े यूनिट्स याद नहीं रहते, फॉर्मूले को तोड़ ताड़ कर बस कन्वर्ट कर लो। मैंने अभी कहा अगर ये 8.314 है तो याद है हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। लीटर एटमोसफेयर को जब जूल्स में कन्वर्ट करना है तब क्या होता था? ये लीटर बार खत्म हो जाता था, यहाँ पे जूल्स आ जाते थे। क्योंकि 11th में किया है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था? पीवी। बिल्कुल रॉ कंसेप्ट लिखा है, पी डेल्टा वी भी नहीं लिखा, जो मुझे वो यूनिट्स दे रहे थे। ये लीटर था, ये क्या था? एटमोसफेयर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर था, मल्टीप्लाई बाय 100 1.3, नहीं तो 100 से कर दो तो 8.314 आ गया। तब यूनिट्स क्या आ जाएगा? जूल, के इनवर्स और मोल इनवर्स। अब फिजिक्स में पक्का किया है, जूल्स और अर्क्स का क्या रिलेशन है? 10⁻7। तो क्या आ जाएगा? 8.314 इंटू 10⁻7 कर दूँ तो यहाँ पे अर्क्स, साथ में के इनवर्स और साथ में मोल इनवर्स आ जाएगा। ये दोनों यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे जूल्स में एनर्जी के कंसेप्ट आ जाएंगे। इस चैप्टर में मैंने इन दो वैल्यूज को लेकर चलना है। और पता क्या, देखो आंसर में इतना फर्क नहीं आएगा, है ना? पर तुम्हारे स्कूल में टीचर्स बड़े खराब हैं, तुम्हें देंगे बार में तुम लोगों ने वैल्यू कर दी 0.082, आंसर में भी फर्क नहीं आना, पर वो तुम्हारे नंबर कम कर देंगे कि आपने यूनिट गलत लिखा है। क्लियर? इसे सारे न्यूमेरिकल एटमोसफेयर या बार में घूमेंगे यहाँ पर। अब बताओ पहले फॉर्मूला सिर्फ क्लियर हुआ? क्लियर?
अब याद है मैंने आपको कहा था मुझे ना फॉर्मूले याद नहीं रहते, वो मैं हर बार पाई देखूंगा, अगर एटमॉस्फेयर में है तो मैंने ये वैल्यू ले लेनी है, अगर पाई बार में होगा तब मैं ये वैल्यू लेकर चलूंगा, वहां से मुझे क्लियर होगा कौन सा लेना है। ऐसे जो मन में डाउट है वो क्लियर कर लो बस, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब इसका ना देखो मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, क्लियर। मैंने आपको कहा क्या था, इनका यूज क्या था, वी कैन, लास्ट ईयर में याद है तुम दोनों को कहता था, क्या बोलूँ अब, क्या बोलूँ, मेरे को फिर कहोगे करना था, फिर वही एग्जांपल सुना देते हो, फीमेल ऑरेटर्स। हाँ तो चल, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर। अब पता क्या था, मैंने जो पहला फॉर्मूला लिखा है पी नॉट माइनस पी एस, यहाँ पे क्या था पी नॉट, इधर मेरे पास क्या था एन टू बाई एन वन प्लस एन टू था, याद है मैंने इसका यही अभी लिखा था फॉर्मूला पहला रिलेटिव लोअरिंग का। अब ना पेपर में आता फाइंड मोलर मास ऑफ अवर सोल्यूट, तो बुक में तो ना जो फॉर्मूला दिया, अगर मुझे कहोगे खन्ना सर लिख दो, मुझे तो नहीं आता वो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या लिखूं, मुझे इनको तोड़ना आता है। तोड़ना कैसे आता है, ये किया था फॉर आइडियल केस, या क्या था फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो दैट मीन यहाँ पर मैं इस N2 को नेग्लेक्ट कर सकता था, अगर इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या रह जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इसे फिर ब्रेक करूं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, कोई तो मानेगा इसको लिख सकता था डब्ल्यू टू बाई एम टू, इधर डब्ल्यू वन और इधर एम वन, मानते हो ये कंसेप्ट लिख सकता था। ये नंबर ऑफ मोल्स थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका गिवन मास कहाँ पे आ गया नीचे, मोलर मास ऊपर आ गया। अब मुझे ना यहाँ पे फाइंड क्या करना था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो तुम लोग बताओ क्या था, मैं तो भूल गया, M2 है या M1 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, तो जब मैं M2 को अगर इधर लिख दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा भविष्य W2, इधर मेरे पास W1 ये आ गया, और इधर ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा पी नॉट चला जाएगा ऊपर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। इसलिए तुम्हारे जेई में तो इतना सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, तुम्हारे बड़े कॉम्पिटिशन है तो सीबीएसई के पेपर में, या जो आप सी पैट का दोगे यूपीएस का दोगे, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलग अलग टेस्ट है, कईयों में सिर्फ फॉर्मूलेस आते हैं, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले आ जाएंगे, आपको बताना है ओनली फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है या फोर्थ करेक्ट है, तुम्हें ये करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करने आ जाते हैं। तो मुझे ना इतने एक्सप्रेशन याद नहीं रहते, मैं क्या करता हूँ पेपर में उसी को फॉर्मूले को तोड़ ताड़ दो। एक बार तुम में से कोई स्टूडेंट लाया था मेरे पास क्वेश्चन, तो पहले तो मुझे भी लगा, मैं कहा सारे फॉर्मूले तो ठीक लग रहे हैं, उसमें मैंने पढ़ा ही नहीं, उसमें लिखा था विच फार्मूला डज नॉट होल्ड गुड, और मैं देखूँ मुझे लगा सारी फॉर्मूले ठीक है, क्वेश्चन क्या बना, तो क्या था कौन सा फॉर्मूला होल्ड गुड नहीं करता, तो कंपटीशन में मैं उल्टे सीधे फॉर्मूले दे सकता हूँ। अगर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आया तो तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में ऐसे आ जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बताओ कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है और कौन सा एक्सप्रेशन गलत है, ऐसे करके फॉर्मूले बनाने आसान हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ना मुझे एक बार रिवाइज करा दो, यहाँ पर क्या क्या था, ये W2 क्या था, हाँ जी, हाँ जी, ये जो पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया, अब उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, तो मुझे न्यूमेरिकल के ना फॉर्मूले याद नहीं रहते, बस ये फॉर्मूला एक आता है, इसको पेपर में तोड़ ताड़ दिया कि इसके मोलर मास कैसे फाइंड करना है, क्लियर। और अब मुझे एक बार रिवाइज करा दो, ये W2 क्या था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट M1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट W1, मास ऑफ आवर सॉल्वेंट P नॉट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म, और पी एस क्या था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सारा का सारा फॉर्मूले का ब्रेकेज आ गया। इसलिए तानिश मैंने पहले आपको दोनों टर्म्स क्लियर कर दिए, और अब पहला फॉर्मूले के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे, इसलिए मैंने लॉजिकली सारे फॉर्मूले को अब ब्रेक कर दिया, एक न्यूमेरिकल कर लें ताकि आपको भी हो जाए इसके न्यूमेरिकल कैसे मूव करने। कुछ नहीं किया मैंने, ये फॉर्मूला लिख दिया पहला रिलेटिव लोअरिंग का, यही किया था। N2 क्यों काट दिया, क्योंकि सोल्यूशन होल्ड गुड करता था फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर डाइल्यूट है तो N2 को नेगलेक्ट कर सकते थे, N2 को नेगलेक्ट कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट फॉर्मूले के ब्रेकेजेस के कंसेप्ट आ गए। कंपैरिजन में हमेशा कैंसिल करते हैं विद कंपैरिजन, ऊपर तो बैठा ही अकेला,
N2 को यहाँ पे कट क्यों किया N1 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ कर क्या होती थी 55.5 और ये तेरा घूम रहा 0.00, तो 55.5 में 0.00 ऐड किया ना किया कोई फर्क नहीं, इसलिए नेगलेक्ट कर दिया। तो ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे डिफरेंट फॉर्म में। एक न्यूमेरिकल कर लें आज, एक लिखो आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल। पहले ये बताओ समझ आया पूरा टॉपिक? तो सारे तुम लोग ना बड़े शांत बैठे हो तो मुझे टेंशन रहती, क्लियर हो गया सबको? हाँ भाई, हाँ। कहता है सर आदि को देखो, आदि तो नहीं है। आदि का तो ना ये इसका मुझे उल्टा होता है, जब ये हंसना बंद करते फिर होता है कि अब ये फंस गया कहीं। हाँ चलो लिखो एक न्यूमेरिकल। आज एक ही न्यूमेरिकल करते हैं इसका, ठीक है? तो आपको दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, vapor pressure of pure water is 12.3 kilopascal. Vapor pressure of pure water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, calculate vapor pressure of 1 molar solution of solute in it. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of solute in it. क्लियर? अगर देखो तुम्हारे पेपर में ये न्यूमेरिकल आ गया, फॉर्मूला तो पक्का सही कर जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर x2 का कंसेप्ट है ना? अब तुम लोग बताओ, मैंने यहाँ पे पूछा गया, मुझे तो ये नहीं समझ आया है ना। मैंने आपको यहाँ पर PS पूछ रखा है, PS पूछ रखा है, तो ये पक्का ही मैं लिखकर भी बैठ गया, ये पी नॉट दे रखा है। तभी तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट किसका चाहिए, x2 चाहिए। x2 अगर आ जाए मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे x2 का फॉर्मूला याद था, x2 इज गिवन बाय n2 डिवाइडेड बाय क्या था, n1 प्लस n2। क्लियर? अब ये आ गया। अब ना देखो मैं लिखता हूँ फिर बताना समझ आया या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर मैंने ये लिखा सारा कंसेप्ट, ठीक लिखा है या गलत लिखा है? क्या दिया, 1 मोलल, दैट मीन मोल 1 दे दिया। ये 1 मोल किसका था, सोल्यूट, तो ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट आ गया। अब याद करो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट वहां दे दिया था 1000, तो ये क्या था 1000 डिवाइडेड बाई 18 आ रहा है 15.5। क्योंकि तुम्हें ना ये कंसेप्ट सबसे मुश्किल लगता है खन्ना, ये कहाँ से आ गया, कि मैंने सोल्यूशन क्या दिया 1 मोलल, इसको ब्रेक करूँ, इसका मीनिंग क्या था, 1 मोल ऑफ सोल्यूट वॉज डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या था, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ गया 1 आ गया, और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्या आ गया 55.5। इसको अगर आप फाइंड करोगे ना इस पार्ट को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.0177, 0.0177। अब तुम्हें यहाँ पर पी नॉट दे रखा है ना, पी नॉट कितना दे रखा है 12.3 माइनस पी एस, और इधर क्या था 12.3 इज इक्वल टू यहाँ पर 0.0177। अब तो निकाल सकता था पी एस के, नहीं निकाल सकते थे यहाँ पर पी एस। तो अगर आपने यहाँ पर पी एस की वैल्यू फाइंड की, पी एस, तो ये आ जाएगा रफली तुम्हारे पास 12.08 किलो पास्कल। अब बताओ, पहला एक सिंपल न्यूमेरिकल आज क्लियर हुआ कृष्णा, क्योंकि मैंने देख तुझे यहाँ पर पी नॉट दे रखा है और कहा गया फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और तुम्हें दे रखा है 1 मोलर सोल्यूशन। याद आपको कहता था जब भी न्यूमेरिकल करना पहले स्टेटमेंट को तोड़ो। इसको अगर ब्रेक करूँ 1 मोलर का, इसका मीनिंग क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, दैट मीन मैंने N2 दे दिया, डिजॉल्व क्या था पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट मीन यहाँ पे W1 मैं N1 की वैल्यू फाइंड कर सकता था, गिवन मास 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या था 18, तो 1000 को 18 से किया आ जाएगा 55.5 आ जाएगा। अब ना तुम में से किसी को अगर मेरे जैसा हाल है, ये कैलकुलेशन मुश्किल लगती है करना, तो कैलकुलेट कैसे करना है,
तो मैंने ना किसी बुक में इसका आसान सा मेथड ये पढ़ रखा था, ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू था। क्लियर? तो देखो यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसे ऐसे। ये मेरे जैसे के लिए था जिनको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, यहाँ तक कर सकता था। अगर यहाँ तक कर सकता था, अब इसको क्या लिख सकता था, वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पे पी एस बाई पी नॉट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू, वो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पी नॉट और साथ में वन माइनस। अगर मेरे जैसा मैथ्स का हाल है ना, खबर इसको सॉल्व कौन करेगा, मुझसे भी नहीं होगा। तो मैंने किसी बुक में पढ़ा था, उसने सारा फॉर्मूला तोड़ ताड़ दिया था, तोड़ ताड़ कर वैल्यूज को पुट करता हूँ बस, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो भाई मैंने ये फॉर्मूला लिखा, पी नॉट कॉमन, ये उल्टा कर दिया, पी एस की वैल्यू फाइंड कर दी। तो जिसको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, ऐसे थोड़ा लॉजिक बना लो सॉल्व करने का। अब बताओ, आज का पूरा लेक्चर क्लियर हुआ? आप चाहे यहाँ पे ना 1/55.5 भी कर देते, तब भी सेम आएगा, तब भी सेम आएगा ऑलमोस्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? पक्का? हाँ जी, आ तो नहीं डाउट? चल, हाँ भी भव्या, क्लियर? भविष्य, सार्थक, तूने अब कल आना कि परसों आना मेरे पास? कल आना तो कल आ जा 11 बजे, नहीं तो परसों इसके साथ तो आना ही है, आदि के साथ। ठीक, सबको क्लियर? वान्या, पक्का? कृष्णा, थोड़ा जल्दी आया कर। हाँ, एक मिनट।